क्या आपने कभी सोचा है कि सोवियत संघ के दौर में जिस मिग का नाम पूरी दुनिया में डर पैदा करता था, आखिर वही मिग आज पीछे क्यों छूट गया? क्यों आज रूस की सबसे चर्चित लड़ाकू विमान परियोजनाओं पर सुखोई का दबदबा दिखाई देता है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि मिग-21, मिग-25 और मिग-29 जैसी दिग्गज मशीनें बनाने वाली कंपनी धीरे धीरे हाशिए पर चली गईं, जबकि सुखोई का SU-27 परिवार रूस की वायु शक्ति का नया चेहरा बन गया? यह कहानी सिर्फ दो विमान कंपनी की नहीं है, बल्कि यह शीत युद्ध, सोवियत संघ के पतन, आर्थिक संकट, वैश्विक हथियार बाजार और बदलती हवाई युद्ध रणनीति की कहानी है। 1960 और 1970 के दशक में अगर किसी ने सोवियत लड़ाकू विमानों का नाम लिया तो सबसे पहले मिग का नाम सामने आता था। मिग-21 ये दुनिया का सबसे अधिक उत्पादित सुपरसोनिक फाइटर जेट बना। यह विमान 60 से अधिक देशों की वायुसेना का हिस्सा रहा। भारत से लेकर मध्य पूर्व और अफ्रीका तक मिग का दबदबा दिखाई देता है। वियतनाम युद्ध में अमेरिकी विमानों के सामने मिग-21 की सफलता इतनी प्रभावशाली थी कि अमेरिका को अपने प्रसिद्ध टॉप गन प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत करनी पड़ी। इसके बाद आया मिग-25। पश्चिमी देशों को लगा कि सोवियत संघ ने ऐसा विमान बना लिया है जिसे पकड़ना लगभग असंभव होगा। इसकी गति और ऊंचाई ने अमेरिकी रणनीतिकारों को चिंतित कर दिया। बाद में जब एक सोवियत पायलट मिग-25 को लेकर जापान भाग गया, तब पश्चिम को पता चला कि यह विमान मुख्य रूप से हाई स्पीड इंटरसेप्टर था, न कि डॉग फाइट का उस्ताद। लेकिन तब तक मिग की प्रतिष्ठा अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। इसी दौरान सुखोई भी अपने विमान बना रहा था, लेकिन उसकी पहचान मुख्य रूप से स्ट्राइक और अटैक एयरक्राफ्ट निर्माता की थी। SU-7, SU-17 और SU-24 जैसे विमान जमीनी हमलों के लिए जाने जाते थे। किसी ने नहीं सोचा था कि यह कंपनी एक दिन रूस के लड़ाकू विमान उद्योग की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। फिर आया 1970 का दशक। अमेरिका ने F-15 ईगल और F-16 जैसे आधुनिक फाइटर जेट विकसित किए। सोवियत संघ को भी इनके जवाब में नए विमान चाहिए थे। यहीं से दो समांतर परियोजनाओं की शुरुआत हुई। मिग को हल्का और अपेक्षाकृत सस्ता लड़ाकू विमान बनाने का काम मिला, जबकि सुखोई को लंबी दूरी वाला भारी सुपीरियरिटी फाइटर विकसित करने का जिम्मा सौंपा गया। परिणाम सामने आया मिग-29 और SU-27 के रूप में। मिग-29 बेहद फुर्तीला था, डॉग फाइट में भी उसकी क्षमता शानदार थी, लेकिन दूसरी ओर SU-27 कहीं अधिक बड़ा, अधिक ईंधन ले जाने वाला और लंबी दूरी तक मार करने वाला विमान था। सोवियत रणनीति में दोनों की अलग अलग भूमिका थी। मिग-29 को अग्रिम मोर्चे के लिए तैयार किया गया था, जबकि SU-27 को विशाल सोवियत हवाई क्षेत्र की रक्षा और लंबी दूरी के मिशनों के लिए डिजाइन किया गया था। जब तक सोवियत संघ मौजूद था, दोनों विमान सफल माने जाते थे, लेकिन 1991 में सोवियत संघ टूट गया और यहीं से कहानी ने बड़ा मोड़ ले लिया। अचानक सरकारी फंडिंग लगभग खत्म हो गई, रक्षा बजट सिकुड़ गया, विमान निर्माता कंपनियों के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया। अब उन्हें जीवित रहने के लिए विदेशी ग्राहकों की तलाश करनी थी। यहीं सुखोई को वह अवसर मिला जिसने इतिहास बदल दिया। SU-27 का डिजाइन इतना लचीला था कि उससे कई नए संस्करण बनाए जा सकते थे। SU-30, SU-33, SU-34 और SU-35 जैसे विमान उसी परिवार से विकसित हुए। SU-27 के बड़े आकार में अतिरिक्त ईंधन, शक्तिशाली रडार, आधुनिक एवियोनिक्स और भारी हथियार ले जाने की पर्याप्त जगह थी, इसीलिए समय के साथ इसे लगातार उन्नत किया जा सकता था। इसके विपरीत मिग-29 का डिजाइन अपेक्षाकृत छोटा था। उसमें भविष्य के लिए उतनी वृद्धि क्षमता नहीं थी। जैसे जैसे आधुनिक युद्ध में लंबी दूरी के सेंसर, बड़े रडार और भारी मिसाइलों की जरूरत बढ़ी, मिग-29 की सीमाएं सामने आने लगीं। इसके बाद चीन और भारत ने सुखोई की किस्मत बदल दी। भारत ने SU-30MK खरीदा, जो आज भी भारतीय वायुसेना की रीढ़ माना जाता है। चीन ने भी SU-27 और बाद में SU-30 श्रृंखला के विमानों का बड़े पैमाने पर अधिग्रहण किया। इन निर्यात सौदों से सुखोई को अरबों डॉलर की आय हुई। यही पैसा आगे चलकर नई तकनीकों और नए विमानों के विकास में लगाया गया। दूसरी ओर मिग को ऐसे बड़े ग्राहक नहीं मिले। मिग-35 को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेश किया गया, लेकिन उसे वह सफलता नहीं मिली जिसकी उम्मीद थी। कई संभावित खरीदारों ने रुचि दिखाई, लेकिन बड़े ऑर्डर सामने नहीं आए। परिणाम ये हुआ कि मिग की वित्तीय स्थिति लगातार कमजोर होती गई। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण घटना थी, और वो घटना थी मिग 1.44 परियोजना। यह रूस का महत्वाकांक्षी स्टील फाइटर कार्यक्रम था, जिसे अमेरिकी F-22 रैप्टर के जवाब के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन सोवियत संघ के पतन के बाद धन की कमी इतनी गंभीर थी कि यह परियोजना आगे नहीं बढ़ सकी,
केवल सीमित परीक्षणों के बाद इसे बंद कर दिया गया। यदि यह कार्यक्रम सफल होता तो शायद आज रूस के 5वीं पीढ़ी के विमान का नाम मिग होता, सुखोई का नहीं। इसी समय सुखोई ने अपने सबसे बड़े हथियार यानी फ्लैंकर परिवार को लगातार विकसित किया। Su-30 ने मल्टी रोल क्षमता दी, Su-34 ने स्ट्राइक मिशन संभाले, Su-35 ने चौथी पीढ़ी के विमानों की सीमा को काफी आगे बढ़ाया और अंततः Su-57 कार्यक्रम ने सुखोई को रूस के भविष्य का चेहरा बना दिया। 2006 में रूसी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने विमान उद्योग को बचाने के लिए प्रमुख डिजाइन ब्यूरो को एक ही छत के नीचे लाने का निर्णय लिया। इसके तहत मिग, सुखोई, टुपोलेव और याकोलेव जैसी कंपनियों को यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन यानी UAC के अंतर्गत लाया गया। तकनीकी रूप से मिग बच गया, लेकिन नेतृत्व सुखोई के हाथों में चला गया। आज जब रूस का कोई नया लड़ाकू विमान चर्चा में आता है तो उसका संबंध अधिकतर सुखोई से होता है। Su-57 इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। रूस की अगली पीढ़ी की हवाई शक्ति का केंद्र अब फ्लैंकर परिवार और उससे विकसित तकनीकें हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि मिग असफल था? बिल्कुल नहीं। मिग ने शीत युद्ध के दौरान सोवियत वायु शक्ति को आकार दिया। MiG-21 ने इतिहास बनाया। MiG-25 ने पश्चिम को चुनौती दी। MiG-31 आज भी दुनिया के सबसे तेज इंटरसेप्टर विमानों में गिना जाता है और रूस उसे 2030 के बाद तक सेवा में बनाए रखने की योजना रखता है। किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल ले जाने वाला MiG-31 के आज भी रूस की रणनीतिक क्षमता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब आपको बता दें असल में अंतर कहाँ था। असल अंतर बदलती युद्ध की आवश्यकताओं में था। शीत युद्ध के समय बड़ी संख्या में सस्ते और तेज इंटरसेप्टर उपयोगी थे, लेकिन 21वीं सदी में लंबी दूरी, नेटवर्क केंद्रित युद्ध, बड़े रडार, शक्तिशाली सेंसर और भारी हथियारों की जरूरत बढ़ गई। सुखोई का बड़ा प्लेटफार्म इन आवश्यकताओं के लिए अधिक उपयुक्त साबित हुआ। अगर हम आज के वैश्विक परिदृश्य को देखें तो भारत, चीन, वियतनाम और कई अन्य देशों में फ्लैंकर परिवार की उपस्थिति दिखाई देती है। Su-27 से विकसित विमानों ने न केवल रूस की बल्कि कई देशों की वायुसेना को प्रभावित किया। यही कारण है कि Su-27 को केवल एक लड़ाकू विमान नहीं बल्कि एक संपूर्ण विमान परिवार का जनक माना जाता है। भारत के लिए भी यह कहानी महत्वपूर्ण है। भारतीय वायुसेना ने MiG-21 से लेकर सुखोई 30MKI तक दोनों परंपराओं का अनुभव किया है। एक समय मिग भारतीय वायु शक्ति का प्रतीक था, लेकिन आज सुखोई 30MKI सबसे महत्वपूर्ण लड़ाकू प्लेटफार्म है। इसी दौरान भारत स्वदेशी तेजस की दिशा में भी आगे बढ़ चुका है और अब HAL की उत्पादन सुविधाएं रूसी मूल्य के विमानों से आगे बढ़कर स्वदेशी लड़ाकू विमान निर्माण पर केंद्रित हो रही हैं। यह कहानी तकनीक, रणनीति और समय की मांग की कहानी है। मिग और सुखोई दोनों ही महान नाम हैं, लेकिन इतिहास में अक्सर वही जीतता है जो बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सके। मिग ने शीत युद्ध जीता, लेकिन सुखोई ने शीत युद्ध के बाद का युग जीत लिया। यदि इसे एक लंबी दौड़ माना जाए तो शुरुआती हजारों किलोमीटर तक मिग आगे था, लेकिन अंतिम चरण में सुखोई ने बढ़त बनाई और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज रूस की हवाई शक्ति का चेहरा Su-30, Su-35 और Su-57 है और इन सब की जड़ें उसी Su-27 फ्लैंकर में छिपी हैं जिसने 3 दशक पहले रूस के लड़ाकू विमान उद्योग का भविष्य बदल दिया था।